नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया फेब मंथ में। इस समय जो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट में एसबीआई को इंस्ट्रक्ट किया कि जो डेटा दीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो आपके पास है और इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित एक्चुअल रीजन और इश्यूज क्या क्या हैं, इन सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड होते क्या है। 2017 में 2017 में अरुण जेटली जी ने एक नया सिस्टम लागू किया फॉर द ट्रांसपेरेंसी इन दी पॉलिटिकल सिनेरियो कि जो फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज को आती है, जो डोनेशन आता है, 2017 से पहले या 17 तक यह सिनेरियो था कि कैश में इंडिविजुअल्स या कोई प्राइवेट एंटिटी जो भी इस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना चाहती है, फंडिंग देना चाहती है, तो कैश से दे सकती है। और एक नियम होता था कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने पिछले जो 3 सालों में उसका प्रॉफिट है एवरेज उसका 7.5% तक दे सकती थी। तो उस समय ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि कैश दिया जा रहा है, किसको कैश दिया, कोई इसका डेटा भी नहीं था। तो 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट। और इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरीके से मान के चलिए एक पेपर है, ठीक है ना। मैं आपको दिखा रहा हूं इस तरीके से, ये तो एक सैंपल है। इसी तरीके से एक पेपर होता है जिसको एसबीआई के द्वारा साल के 4 महीने जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी किया जाता है। 10 दिनों के लिए ओपन होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। इनके माध्यम से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप फंडिंग कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं। जो इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं वह आपके 1,000 रुपए, 1,000, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए तक के जारी हो सकते हैं। 5 ही है, तो आप 1,000 रुपए का ले सकते हैं, या तो 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का और 1 करोड़ का। और इस जो रिफॉर्म्स हुए इसमें ये कहा गया कि जब ये एसबीआई के द्वारा जारी किए जाएंगे, कोई पर्सन इसको परचेज करता है, कोई भी इंडिविजुअल है, कंपनी है, तो 15 दिन के अंदर इसको रिडीम करना होता है इसको। अब इसमें क्या होता है, किसी का नाम नहीं लिखा होता है। ये जो सैंपल आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का, इसमें आपके एक सीरियल नंबर, यहाँ पर न्यूमेरिकल सीरियल नंबर होता है, वो हिडन रहता है, ठीक है ना। और ये जानकारी किसके पास रहती है, एसबीआई के पास रहती है। और जो भी व्यक्ति इसको परचेज करता है तो एसबीआई के कुछ स्पेशल ब्रांचेज हैं, वहीं से हर जगह एसबीआई से नहीं मिलता था। ये एसबीआई की कुछ साइटें जैसे हैदराबाद है, मुंबई है, दिल्ली है, वहां से आप इसको ब्रांचेस से, कुछ सर्टेन ब्रांचेस से इसको परचेज कर सकते थे। और इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है। आप बैंक में जाएंगे, यदि आपको किसी को डोनेशन देना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, आप बैंक में जाएं और बैंक में जाने के बाद आपका केवाईसी ना होगा। जैसे हम लोगों का नॉर्मली अकाउंट के लिए भी होता है, नो योर कस्टमर बैंकिंग, आपकी आधार कार्ड डिटेल, आपकी जो भी एसेंशियल डिटेल होती है मांगती है। इसी तरीके से आपका केवाईसी होगा। आप चेक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, जो ट्रांसफर करेंगे पैसा, इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजेक्शन होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, उसके माध्यम से इसको परचेज करेंगे और जो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहते हैं दे सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें नाम नहीं रहता, हिडन रहता है कि किस व्यक्ति ने किसको दिया। इसकी इसमें क्या रहती है, जानकारी रहती है कि यदि जिसको भी आप देंगे और वही 15 दिन में उसको रिडीम करा लेंगे तो पैसा उस पार्टी के पास चला जाएगा। अब इसमें इशू क्या था, एक तो आइडेंटिटी क्या थी, हाइट की, किसने दिया, किसको दिया, ये भी हाइट थी। क्योंकि इस जो प्रोविजन था इलेक्टोरल बॉन्ड में यह था कि यदि कोई भी पार्टी को पैसा देता है कोई भी इंडिविजुअल, तो आरटीआई के तहत भी वो जानकारी नहीं मिलेगी। तो एक तो राइट टू, आप देखेंगे जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 19 क्लॉज, ये सब क्लॉज 1 है, जो कहता है जिसके तहत आरटीआई भी आता है कि हर व्यक्ति को एक्सेस है किसी भी गवर्नमेंट जो इंफॉर्मेशन है तक पहुंच सकता है। तो इससे आरटीआई से इसका क्या था, एक तरीके से ये बैंक था, आरटीआई की एक्सेस नहीं थी, तो लोगों तक जानकारी नहीं थी किस पार्टी में कौन पैसा दे रहा है। ये बैंकों को पता था
या फिर मैं कहूं प्रैक्टिकली उस पॉलिटिकल पार्टी को पता था जिसने उसको ये सर्टिफिकेट एक तरीके से या ये पेपर बॉन्ड लेके दिया। ठीक, तो ये जानकारी उस कंपनी के पास थी, मैं किसको दे रहा हूं, बैंक के पास थी, पॉलिटिकल पार्टी के पास थी, पब्लिक के पास नहीं। ये सबसे बड़ा सा प्रॉब्लम था। अब किस पार्टी को दे सकते थे, तो पीपल प्रेडिक्टेशन एक्ट में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का उसकी 29 ए क्लॉज है, उसमें कहा गया कि जो लास्ट इलेक्शन हुए हों उसमें जिस पार्टी ने मिनिमम 1% वोट यदि प्राप्त किए हों तो उसको क्या है, ये डोनेशन प्राप्त हो सकता था। तो अब इसमें जो हिडन एक तरीके से आइडेंटिटी थी और इलेक्शंस में फेयरनेस को भी एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती थी, इसी के लिए एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिसर्च और इसके साथ साथ कॉमन कॉज, और आपने सुना होगा प्रशांत भूषण ऐसे कुछ एडवोकेट थे और इसमें कांग्रेस की पार्टी थी, सभी ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को कि इसमें एक तरीके से करप्शन बढ़ सकता है या फिर आइडेंटिटी हाइड रहती है किस पार्टी को कितना पैसा मिल रहा है और ये लोगों को पता भी चलना चाहिए। ये तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है कि भाई जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम अपना आइडिया करते हैं या फिर हमसे कभी नोटिस दिया जाता है कि आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन को किसको कितना किया बताइए, जानकारी देनी होती है। तो लोकतंत्र में जो ट्रांसपेरेंसी रहे और लोग क्या होते हैं, किसी भी लोकतंत्र में उसके मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, तो उन तक हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। अमेरिका अन्य जैसे देशों में आप देखेंगे सबको वहां के सिटीजन को पता रहता है कि इस पार्टी को कितना पैसा दिया जा रहा है। भारत में इससे नहीं होगा संभव। दूसरी चीज, जो प्रीवियस प्रोविजन था कि 3 साल तक एक एवरेज उनका प्रॉफिट उसका 7.5% तक दे सकती थी, इस प्रोविजन में इलेक्टोरल बॉन्ड में इस प्रोविजन को समाप्त किया कि अनलिमिटेड पैसा दिया जा सकता है किसी पार्टी को। अब अनलिमिटेड पैसा दिया जा सकता है तो इसका कोई एक और डेटा भी नहीं पता चल रहा है किसने किस पार्टी को दिया। तो एक कंसर्न ये भी आया है, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा देने से ऐसा तो नहीं कि वह पार्टी उस इंडिविजुअल को या उस इंडस्ट्री को या उस इंस्टीट्यूट को फेवर करती हूं। मान के चलिए मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूं और मेरे पास एक कंपनी आती है, एक कंपनी, और एक कंपनी मुझे 100 करोड़ रुपए डोनेट करती है, 100 करोड़, और मुझसे फेवर मांगती है किसी प्रोजेक्ट में। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, हाईवे जो है, टनल्स बन रहे हैं, इस तरीके से। तो उन्होंने मुझे पैसा दिया और मैंने उनको क्या प्रोवाइड करा दिया, एक तरीके से ये प्रोजेक्ट प्रोवाइड करा दिया। तो ये जो प्रोजेक्ट प्रोवाइड हुआ इसका मतलब है मैंने फंडिंग की, तो ये तो इलीगल हुआ। भाई हम पैसे जो आपको डोनेट कर रहे हैं वो आप उससे इलेक्शन लड़ सकें, अच्छे से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें, जबकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इस बॉन्ड का इलीगल यूज होने लगा कि इसका पर्पस था फंडिंग करने का, इसका पर्पस था फंडिंग करने का, लेकिन फंडिंग की जगह एक करप्शन का एक क्या बन गया, तरीका हो गया। तो ये इस कंसर्न के लिए फरवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड को अब कर दिया गया बैन, और ये कैंसिल, अब ये व्यवस्था नहीं रहेगी डोनेशन की। हालांकि व्यवस्था ठीक थी, इससे ट्रांसपेरेंसी आ रही थी पुरानी समय की अपेक्षा। और कैश की बात कर रहे थे इस समय, तो कम से कम इलेक्ट्रॉनिक डेटा है एसबीआई के पास, सबके पास, बस ये डेटा इसमें ये था, रिफॉर्म इतना होता कि डेटा भी पब्लिक होना चाहिए। भाई चुनाव फेयर हो, हमें भी पता चले कौन सी पार्टी किसको क्या दे रही है, फंडिंग कितना दे रही है, क्या वो पार्टी उसको एक तरीके से फेवर तो नहीं कर रही है। तो जो इकोनॉमिक्स में एक टर्म यूज करते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, तो एक तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म का ये इलेक्टोरल जो बॉन्ड है वो एग्जाम्पल बनते जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से डेटा मांगा कि आप डेटा दीजिए और हमें 2 चीजें बताइए कि किसने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए, कब लिए और किसको उसने दिए, और उस जिसको दिए उसने कब उसको रिडीम किया कि नहीं किया। तो इससे समझ में आ जाएगा कि ए व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया या बी व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, कब दिया, इससे जानकारी मिल जाएगी। तो जब ये डेटा सामने आया, अभी डेटा सिर्फ आधा आया है, क्योंकि जो डेटा आया है वो कंसर्न वाला है, उसकी डिबेट भी आती है और बहुत सारे क्वेश्चन भी उठते हैं कि इसमें जैसे अंबानी अडानी का डायरेक्ट नाम नहीं है, जबकि वो फंडिंग देते थे।
तो बहुत सारी ऐसी कंपनियों के नाम आए हैं जिसमें जिनका नाम देश में कभी सुना नहीं गया, और ऐसा डेटा देखने से कंसर्न आया है कि हो सकता है ये कई कंपनियां हैं, इनकी आड़ में जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बहुत सारे इलीगल काम हुए हो, कि बहुत सारी कंपनियों को प्रोजेक्ट दिए गए हैं। तो सबसे ज्यादा पैसा तो बीजेपी को मिला, फिर उसके बाद सबसे हैरानी की बात है कि जो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस है, जो पश्चिम बंगाल की पार्टी है, उसको सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा पैसा मिला, और कांग्रेस जो राष्ट्रीय नेशनल पार्टी है और तृणमूल कांग्रेस की अपेक्षा इसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, लेकिन नेशनल लेवल पर पार्टी है, उतना आपका रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंट का जो आप देखेंगे तृणमूल कांग्रेस का नहीं है। तो ये कंसर्न आया कि भाई रीजनल पार्टीज को भी बहुत पैसा मिला है, किसने दिया, कितना दिया, ये नहीं पता चला। लेकिन जब कुछ डेटा निकल के आया तो कुछ कंपनियों के नाम पता चले, जैसे देखिए 1300 करोड़ रुपए, 1368 करोड़ रुपए की फंडिंग फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज के नाम की कंपनी इसने की है। और इसके बाद मेगा इंजीनियर्स कंपनी है, इन्होंने किया 966 करोड़ का डोनेशन। अब किसको दिया अभी नहीं पता, मंडे को 18 मार्च को इसकी हियरिंग है, 18 मार्च को इसकी हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें पता चलेगा कि कितना पैसा किस पार्टी को किसने दिया, ये किसके पास डेटा आएगा सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई देगी। तो ये जो कंपनियां आई हैं यही क्वेश्चन उठाती है, क्योंकि इन कंपनियों के नाम देश में कभी हमने जल्दी सुने नहीं, और जब खोज की गई, लोगों ने इस तरीके से खोजा तो पता चला कि जो फ्यूचर गेमिंग कंपनी है, इस पर ईडी ने 2 अप्रैल 2022 को क्या रेड की थी, इलीगल कुछ इनकी जो फंडिंग इश्यूज थे, कुछ पैसा लगभग 400-450 करोड़ का सीज भी किया था। और उस फंडिंग के बाद 7 अप्रैल को देखते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करते हैं, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए, और फिर बाद में इन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट भी मिले। सेम ऐसा ही कंसर्न मेगा इलेक्ट्रिकल्स के साथ है, उनको भी जो सिरकिया टनल का इशू आपने देखा था, जो कोलैप्स की गई थी, उस टनल में जो काम किया था मेगा इंजीनियर्स ने किया था, और उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट भी मिले। तो ये एक तरीके से अपडेट आ रहा है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पार्टियों ने, चाहे वो नेशनल लेवल पर बीजेपी हो या फिर जो रीजनल पार्टी है, उन्होंने फेवर किया है, ये देखने से पता चलता है, क्योंकि डेटा से समझ में आया। कैसे अभी जानकारी ऐसी है कि उदाहरण के तौर पे 2024 को 10 तारीख को एयरटेल ने 50 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे 1 करोड़ रुपए के, इसी 2024 जनवरी को, और 16 तारीख को बीजेपी ने उस 50, मतलब बीजेपी ने, ये नहीं पता किसने दी उनको, 50 बीजेपी ने रिडीम करा। कि आंकड़ा नहीं समझ में आया, रीजनिंग एक तरीके से रीजनिंग कहिए, रेशनल कहिए कि बीजेपी ने खरीदा और एयरटेल ने खरीदा, बीजेपी ने उसको क्या किया, एक तरीके से रिडीम किया। तो अब ये डेटा से समझ में और आएगा, जब पूरा डेटा आएगा कि सच में इसमें क्या क्या इशू हैं, क्या कंसर्न के मुद्दे हैं। तो आगे जब सोमवार को हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो हमें जानकारी इसके बारे में पता चलेगी। लेकिन जो डेटा है ये देखने से समझ में आ रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पर्पस था, उस पर्पस से हटके ये जो काम कर रहा था, एक तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म या कहीं करप्शन के माध्यम से प्रोजेक्ट पाने का एक तरीका बन गया था। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा मंडे में, जो भी अपडेट होगा उस पर डिस्कस